हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम वीरगाथा काव्य का अध्ययन करेंगे। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। रासो साहित्य या वीरगाथा जो साहित्य है वह मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य और ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी यूँ कहें कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश इसमें किया गया है। युद्ध और प्रेम का वर्णन यहाँ हमें देखने को मिलता है, यानी वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इन रचनाओं में देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाओं में जो रासो साहित्य हैं उनमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो प्रमुख रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल नाम किया है। वीरगाथा काल नाम किसे कहा है? जो आदिकाल का तीसरा प्रकरण है उसको। तो दूसरे प्रकरण को और पहले प्रकरण को शुक्ल ने क्या नाम दिया है? पहले प्रकरण में इन्होंने जो सामान्य परिचय है इसको बताया है, और दूसरा प्रकरण है उसमें अपभ्रंश काव्य का विवेचन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस प्रकार से जो तीसरा प्रकरण है वह वीरगाथा काल नाम इन्होंने दिया है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पे की वे इस प्रकार है। यह भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया वो कौन कौन से हैं, या निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जयमेघ जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति। ये 12 ग्रंथ हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। इनमें से किसी भी ग्रंथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ नहीं है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उन 12 ग्रंथों में उस सूची में शामिल है या नहीं है। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं-15वीं शताब्दी और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली और नरपति नाहले रचित बीसलदेव रासो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं। ये इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। विद्यापति की कीर्तिलता कीर्ति पताका, पदावली, नरपति नाहला का बीसलदेव रासो। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, अर्थात जो कीर्तिलता कीर्ति पताका रचना है वह अभी तक प्रकाशित तो संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। बीसलदेव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। बीसलदेव रासो का जो पाठ है वह किसके द्वारा संपादित है? माता प्रसाद गुप्त द्वारा। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग इसे 16वीं-17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो। आल्हा लोकगान है। आल्हा जो है वह एक लोकगीत है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनीक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं सदी के थे। विजयपाल रासो की रचयिता का नाम नल्ल सिंह है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो नल्ल सिंह इसके रचयिता हैं। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन किया गया है। विजयपाल रासो में किसका वर्णन है? पंग राजा से जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन है। इसके रचयिता नल्ल सिंह है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी ही माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना प्रवृत्ति लगती है। हम्मीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमेघ जयचंद्रिका उपलब्ध नहीं होते हैं। हम्मीर विषयक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है। हम्मीर विषयक पद्य किस में मिलता है? तो प्राकृत पैंगलम में मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हम्मीर रासो का ही पद है। उसी के आधार पर शुक्ल ने कहा था कि यह
प्राकृत पैंगलम में जो पद है वह हम्मी रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन किया गया है, लेकिन मेवाड़ के प्रवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप और राज सिंह का भी इसमें वर्णन मिलता है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित, क्योंकि वीर जो काव्य है, जो रासो काव्य है, उसमें पृथ्वीराज रासो से संबंधित एक प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। यह आदिकाल का प्रसिद्ध काव्य, सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और दूसरा मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर वुलर को यह पता चला कि रासों की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने तत्कालीन इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में कौन कौन है? प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले अर्थात पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित हो और चाहे वह अप्रामाणिकता के संदर्भ में हो, कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन से विद्वान हैं और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल तो इसको पूरा जाली ग्रंथ ही कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुरारीदान, श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वुलर और मोतीलाल मिनारिया इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसको प्रामाणिक मानते हैं। इसको प्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और बाबू श्याम सुंदर दास। इसके अलावा मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संदर्भ में पूछा जाता है। इसके अलावा इसको अर्ध प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा और मुनि जीन विजय प्रमुख हैं। आगे देखिए, महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया है। ओझा जी की अनुसार यह जो पृथ्वीराज रासो है यह 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इधर हाल ही में मुनि जीन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह, मुनि जीन विजय जो कुछ इसकी जो बातें हैं उसको प्रामाणिक मानते हैं और कुछ को अप्रामाणिक यानी अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में है मुनि जीन विजय। पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छपियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। कौन? मुनि जीन विजय, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज रासो पर कोई काव्य लिखा था। यानी यह बात तो बिल्कुल सत्य है, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा यह समस्या अभी तक बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान लगाया कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, सुख सुखी संवाद के रूप में कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासों की रचना। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वे ही मूल रूप में है, अर्थात उनका जो मूल रूप है वो कौन सा माना गया है? सुख सुखी संवाद वाला, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, वृहद, लघु और लघुतम में से लघुतम पाठ को इसका मूल रूप बताया है माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। यानी लघुतम जो रूप है वही रासों का मूल रूप है।
रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा के काव्य के साथ साथ एक चरित और आख्यायिका भी है। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन मिलता है। वीर और श्रृंगार रासों की प्रमुख रस इसमें है, वीर रस है और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है। यद्यपि इसका अंगिरस वीरस ही माना जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों का अंगिरस कौन सा माना जाएगा, तो वीर रस ही इसका अंगिरस माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतु आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। चंद्रबरदाई अनेक मनह स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है। तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो छप्पे का, और यह पृथ्वीराज का सबसे प्रिय छंद रहा है, इसलिए इसे छप्पियों का राजा भी कहा गया है। रासों के एक खंड कैमास वध, ये पूछा जाता है कि यह कैमास जो वध है, कैमास वध किस रासो काव्य में है, तो पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन है। एक छप्पे कैमास वध से लिया गया है। एकहु वान पुहवी नरेश कैमासहु मुकऊ उर उपरी पर हरिउ वीर कश्तर चुकऊ। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीराज नरेश चौहान ने कैमास को एक बाण मारा। बाण मारते समय पृथ्वीराज के हृदय में हड़बड़ी हुई। तीर कैमास की आंख के बीच से निकल गया। सोमेश्वर पुत्र पृथ्वीराज ने दूसरा बाण निकालकर लगाकर मारा। उर ऊपरी परहिरु वीर कशोचको, यानी आंख के बीच से वह तीर निकल जाता है। जब पृथ्वीराज दूसरा बाण है उसका निशान लगाता है। ब्यू बाण संधानी हन्यो सोमेश्वर नंदन, गाडव करी निगाओ शनिवौ शोदौ संबरी धनी। सांभर के जो धनी है, संबरी धनी यानी जो सांभर के धनी पृथ्वीराज हैं, उन्होंने खड्डा खन खोद कर कैमास के शव को गहरे में गाड़ दिया। किसको खोद कर गाड़ दिया? कैमास के शव को। थर छड़ई न जाय अभागरऊ गारई गहऊ जुगनू शऊ, उस अभागे से अब वह स्थल छोड़ा नहीं जाता, भारी पत्थर और खरे गुणों से उसे दबा रखा है। इम जंपई चंद विरदिया सुकहा निमिति इह प्रलव, यानी चंद्रवरदाई ऐसा कहता है कि यह प्रलय जो अनुचित कार्य है कहाँ निपटेगा, अर्थात इसका फल क्या होगा। आगे देखिए बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की रचयिता का नाम नरपति नाला है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी में हुई, किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। मोतीलाल मेनारिया मानते हैं कि शायद इसकी जो स्थापना है यह 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश, बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है। किसमें? बीसलदेव रासो की बात यहाँ कर रहे हैं। यह प्रधानतः श्रृंगार काव्य है। बीसलदेव रासो कैसा काव्य है? प्रधानतः श्रृंगार काव्य है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीसलदेव रासो है उसको क्या माना जाना चाहिए? तो एक श्रृंगार काव्य बीसलदेव रासो है वह माना गया है। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। और यह जो 12 मासा है यह किस महीने से शुरू होता है? यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है।
बीसलदेव रासो का जो 12 मासा है ये कार्तिक माह से प्रारंभ होता है और नागमती वियोग खंड पद्मावत का जब 12 मासा पूछा जाता है तो वह आषाढ़ माह से शुरू होता है। चढ़ आषाढ़ गगन घन गाछा, तो ये दोनों माह आप ध्यान रखेंगे। बीसलदेव रासो जो है यह 4 काल खंडों में इसको विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में जो विग्रहराज चतुर है बीसलदेव तृतीय और मालवा भोज परमार की पुत्री जो राजमती है उसका विवाह वर्णन दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग्य से रुष्ट हो जाना और बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना और 1 वर्ष तक वहीं प्रवास करने का वर्णन द्वितीय खंड में दिखाया गया है। तृतीय खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन और बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन दिखाया गया है। और चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले आना और बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आने का वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वीरगाथा काल के अन्य कवि। हमने वीरगाथा काल के प्रमुख कवि पढ़े, इसके अलावा अन्य कवि जिनको हम किसमें शामिल करते हैं, आदिकालीन जो स्वतंत्र साहित्य है उसमें हम इन्हें शामिल करते हैं, या यूँ कहें लौकिक पद्य साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, विद्यापति, खुसरो आदि इन सभी की रचनाओं को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यापति के विषय में। विद्यापति, इनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ। विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ और इनकी जो पदावली रचना है यह मैथिली में और कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में रचित प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे नवकवि शेखर कहा है और इनकी जो पदावली रचना है वह जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो नवकवि शेखर और अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली हुई है। इसके अलावा मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना इन्होंने की है। और कौन सी रचना रची है? पदावली जो है यह मैथिली भाषा में रची है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न, इनकी पदावली रचना किस भाषा में है? मैथिली में। कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस भाषा में है? अवहट भाषा में। मैथिल कोकिल इनको किस रचना के कारण माना जाता है? पदावली के कारण। क्यों माना जाता है? क्योंकि मैथिली भाषा में रचना इसकी की है। इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। किनको? विद्यापति को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पदावली की रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई है, इसलिए इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। नवकवि शेखर की उपाधि किसको मिली है? तो विद्यापति को मिली है। किसने दी है? इतिहासकारों ने दी है। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। विद्यापति की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता क्या है? एक प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। तो यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है और इनका जो कीर्तिलता है वह कैसा काव्य है? तो एक प्रबंध काव्य है और इसमें जौनपुर राज्य का रोचक चित्रण हमें देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखेंगे, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन मिलता है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण मिलता है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत ही यथार्थपरक ढंग से मिलता है। तो आ गया, कीर्तिलता में किसका वर्णन मिलता है? कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन देखने को मिलता है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। अभी हमने बात की कि इनकी कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों ही रचनाओं में अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। देशी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है।
पदावली विद्यापति की यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विद्यापति के यश का आधार कौन सी इनकी रचना है, तो पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना में विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्र करने में विशेष रूप में रमा है, इसलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है। कैसी रचना है पदावली? भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक, इस पे विवाद बना रहा है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सरस बसंत समय भल पावली छहीन पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषी मुख से दूर करू चीरे, तोहर बदन सम चांद ओहथी, नाही के यो जहन बिलकेला, के पेरी काटी बनावला नव के तेयो तुतिल नहीं भेला। भनई विद्यापति सुनवर जोवित, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा दे प्रति भाने। यह पंक्तियां किससे ली हुई हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो पदावली से ली हुई ये पंक्तियां हैं। अब हम देखते हैं अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो, इनका जन्म पटियाला एटा में हुआ और इनका मूल नाम अबुल हसन या अबुल हसन माना जाता है। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन ओलिया और इनके उपनाम तोताए हिंद के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सकुने, नोहशिपर आदि इन्होंने लिखे हैं। इनकी खालिकवारी रचना है वह शब्दकोश है, जिसमें पूछा जाता है कई बार खालिकवारी एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी और भाषा के पर्यायवाची शब्दों को मिलाकर शामिल किया गया है और यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इनकी जो नोहसिफर रचना है उसमें भारतीय बोली के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। तो आइए देखते हैं। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, ओलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकुने अभी तक लोगों की ज़बान पर है। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर लिखा था। कौन सा दोहा? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रेन बही जहु देश। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी जो हिंदी रचनाएं हैं उनका ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिसमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। क्या लिखा है? जेहाल मिस्की मकुल तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा निदारम हिजा, न लेहूं काहे लगाए छतिया। कि मेरी इस वियोग की स्थिति में उपेक्षा मत करो, बातें बनाकर और बनाए बतिया, दुराय तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, बातें बनाकर और आंखों से दूर रहने का संकेत देकर, हे प्रिय, मुझ में वियोग को सहने की शक्ति नहीं है। मुझे न लेहूं काहे लगाए छतिया, मुझे छाती से क्यों नहीं लगा लेती। आगे देखिए। सपान हिजरा दराज चुजुल्फ वरोजे,
वसलम चू उम्र कुतः, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। वियोग की रातें तुम्हारी जुल्फों की तरह लंबी हैं। वियोग की रातें कैसी हैं? तुम्हारी जुल्फों की तरह लंबी हैं और मिलन के दिन उम्र के समान कम है। हे सखी, यदि मैं अपने प्रिय को ना देखूं, पिया को जो न देखूं, अगर मैं अपने प्रिय को न देखूं तो वियोग की अंधकार में रातें मैं कैसे काटूंगी, मैं कैसे बिताऊं। अब हम देखते हैं आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। यूँ तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त, याद रखेंगे विशेषताएं हैं। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है। प्रदेश का साहित्य रहा है, किसी केंद्रीय सत्ता का यहाँ अभाव देखने को मिलता है, कोई केंद्रीय सत्ता यहाँ नहीं थी। सामंत है छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त थे। उनके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल थे। केवल गहडवाल वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए हैं, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल रहा है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन सिद्ध मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। अब आप ध्यान में रखेंगे कि जैन जो मत है उसका प्रभाव कहाँ रहा? मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में रहा। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल कौन सा जो काल है वह कहलाता है? तो आदिकाल। 10वीं शताब्दी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता चला गया था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? ना तो शुद्ध अपभ्रंश थी और ना ही शुद्ध हिंदी थी। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखाई पड़ता है, जो मध्य देश ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति, खुसरो की रचनाओं एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। आगे की कक्षा में हम भक्ति काल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।